कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थीगण, पिछले कुछ सप्ताह से आपके इतिहास की पुस्तक का तीसरा अध्याय 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपने पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंतिम अंश को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। कुछ अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु हैं रोमन साम्राज्य और उसकी सभ्यता के संदर्भ में, जो आज हम लोग जानेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है परवर्ती पुराकाल। बच्चों, परवर्ती पुराकाल में हम परवर्ती रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, उसके विकास और पतन के इतिहास की अंतिम और दिलचस्प व्याख्या है। वास्तव में परवर्ती पुराकाल को मोटे तौर पर हम 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि इस काल में रोमन साम्राज्य में धार्मिक जीवन में विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। और ये 2 परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण थे। पहला था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाना, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। इन दोनों घटनाओं ने इस रोमन साम्राज्य के धार्मिक जीवन में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए अब इस परिवर्ती पुराकाल के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक हलचलों के बारे में जानते हैं। और इसे हम इस साम्राज्य या परवर्ती पुराकाल के दौरान गुजरे 2 महान रोमन सम्राटों के संदर्भ में करते हैं। तो पहला था सम्राट डायोक्लिशियन। सम्राट डायोक्लिशियन के समय में जो आर्थिक और सांस्कृतिक हलचलें हुई, पहले इसको जानते हैं। 284 ईस्वी में सम्राट डायोक्लिशियन ने जब सत्ता संभाली तो उसने ये महसूस किया कि साम्राज्य का जो विस्तार है वो जरूरत से ज्यादा हो गया है, और एक तो उसे संभालना मुश्किल, दूसरे सामरिक और आर्थिक दृष्टि से इतने विशाल साम्राज्य की कोई आवश्यकता भी नहीं थी और न उसका महत्व था। इसीलिए साम्राज्य के महत्वहीन हिस्सों को छोड़कर सम्राट डायोक्लिशियन ने थोड़ा सा अपने साम्राज्य को छोटा कर लिया। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इससे शासन सत्ता संभालना अपेक्षाकृत आसान हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य उसने किया, साम्राज्य की सीमाओं पर उसने मजबूत किलों का निर्माण कराया। साथ ही साथ उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, यानी अधिक स्वतंत्रता उन्हें दे दी, जिससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली हो गए। एक और महत्वपूर्ण कार्य सम्राट डायोक्लिशियन ने यह किया कि उसने सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। पहले थोड़ी व्यवस्था जटिल थी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण कार्य सैनिक क्षेत्रों में और साम्राज्य को छोटा करके सामरिक और आर्थिक दृष्टि से और सत्ता संचालन की दृष्टि से सम्राट डायोक्लिशियन ने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो अब हम देखते हैं सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के काल में, यानी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो डायोक्लिशियन के बाद
दूसरा महत्वपूर्ण सम्राट था रोमन काल का, इसके कुछ कार्यों के बारे में हम जानते हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के काल में, जो कि डायोक्लिशियन के बाद सम्राट बना था रोम का, उसने डायोक्लिशियन के कार्य को, जो उसने सुधार के कार्य किए थे, उसको और मजबूत बनाया, उसको और सुदृढ़ किया और उसके कार्य को और आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जहां जरूरत पड़ी उसने उसमें कुछ नए महत्वपूर्ण प्रभावकारी परिवर्तन भी किए। सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मुद्रा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसे साल्डिस के नाम से जाना गया। इस सिक्के की साम्राज्य में व्यापक स्तर पर ढलाई की जाती थी। साम्राज्य में इसका व्यापक चलन भी था, और यह चलन इतना महत्वपूर्ण था कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी कई सालों तक शुद्ध सोने का बना 4.5 ग्राम का यह सिक्का साल्डिस चलता रहा, अस्तित्व में रहा। कॉन्स्टेंटाइन का जो दूसरा महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य था, वो था कुस्तुनतुनिया नाम की एक नई राजधानी का निर्माण। कुस्तुनतुनिया आज के तुर्की का इस्तांबुल शहर जहां स्थित है, जिसे उस समय बाइजेंटाइन कहा जाता था, उसी स्थान पर उसने इस कुस्तुनतुनिया नाम की नई राजधानी का निर्माण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित थी, क्योंकि 3 तरफ यह समुद्र से घिरी हुई थी। नई राजधानी के लिए जब नई राजधानी बनाया कॉन्स्टेंटाइन ने, तो उसके लिए सेनेट की आवश्यकता थी। जब नई सेनेट की आवश्यकता थी, तो बहुत सारे शासक वर्ग की भी आवश्यकता थी। इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्ग का तीव्र विकास हुआ। बढ़ती जनसंख्या तथा बौद्धिक स्थिरता ने आर्थिक विकास को इस काल में बेहद महत्वपूर्ण गति प्रदान की, जिससे साम्राज्य के संपन्नता में काफी वृद्धि हुई। पुरातात्विक अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के नए नए तरीके खोजे गए। शीशे के कारखाने, पेंच की मिलें, तेल की मिलें, तरह तरह की पानी की मिलें जैसे प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैज्ञानिक उन्नति की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया। पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में भी भारी मात्रा में पूंजी का निवेश किया गया, जिससे व्यापार भी खूब फला फूला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के काल में भी इस पूर्ववर्ती पुराकाल के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण सुधार और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन किस परिणाम तक पहुंचे, थोड़ा इसको हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। इन परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि शहरी संपदा और समृद्धि में व्यापक और तीव्र वृद्धि हुई। भोग विलास के साधन बढ़े, स्थापत्य कला नए रूप में विकसित होकर के सामने आई। कुलीन वर्ग का, यानी कि जो धनी वर्ग था, उच्च वर्ग था, उसका शासन में प्रभाव और ज्यादा बढ़ा, जिससे वो अधिक संपन्न और शक्तिशाली भी हो गए। धन दौलत का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत खुशहाल था। ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। जस्टिनियन नाम के सम्राट के समय एक उदाहरण मिलता है कि अकेले मिस्र 25 लाख सोना यानी सालिडिस सिक्के के रूप में सोना वो टैक्स के रूप में साम्राज्य को अदा करता था। 25 लाख सालिडिस सिक्कों की
जो लागत थी वो लगभग 35,000 पाउंड के रूप में थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धन दौलत का बड़े पैमाने पर इस काल में उपयोग देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी की तुलना में उस समय पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके अधिक विकसित और घने बसे थे। तो एक तरीके से एक विशेष प्रकार की उन्नति का काल परवर्ती पुराकाल में हमको देखने को मिलता है। कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को हम और आगे देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको आगे हेडिंग बदल लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। हाँ, तो बच्चों आइए कुछ अंतिम महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। सांस्कृतिक विकास। रोमन साम्राज्य के इस परवर्ती काल में पारंपरिक रूप से यूनानियों और रोमवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक जो स्थिति थी वो बहुदेववादी थी, यानी जनता तरह तरह के देवताओं की पूजा करती थी। अनेक पंथों उपासना पद्धतियों में उनका विश्वास था। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतावली और यूनानी देवी देवताओं की उपासना इस काल में की जाती थी। साम्राज्य में हजारों मंदिर, मठ और देवालय स्थित थे, जहां ये पूजा पद्धति अलग अलग ढंग से ये किया करते थे। इस काल में रोम साम्राज्य का एक बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। परवर्ती पुराकाल में यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं हमको देखने को मिलती हैं। इस काल में यहूदी धर्म का जो स्वरूप था वो एकाश्म था। एकाश्म का तात्पर्य एक बड़ी चट्टान के टुकड़े से था, पर यहां इसका उपयोग मानव इकाइयों के संदर्भ में था। चौथी अथवा 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण प्रारंभ हुआ, जो एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। आप जानते होंगे ईसाईकरण क्या है। ईसाई एक धर्म है और ईसाईकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ईसाई धर्म के कुछ लोग भिन्न भिन्न समूहों में जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके, उनका मतांतर करके उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार कराने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसी प्रक्रिया को ईसाईकरण कहा जाता है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने स्वयं ईसाई धर्म को अपनाया और बाद में उसने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, जो इस सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो बहुदेववादियों के विरोधी थे और उनके मतांतर और धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते थे, ताकि वो उन बहुदेववादी विचारधारा से निकलकर ईसाईकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाए, यानी ईसाई बन जाए। लेकिन उनके लगातार विरोधों के बावजूद बहुदेववादियों का जो एक अलग संप्रदाय था वो आसानी से नहीं मिट पाया। ये भी महत्वपूर्ण बात थी। बिशप जो ईसाई समुदाय के बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करते थे, वो इस ईसाईकरण की प्रक्रिया में और ईसाई धर्म के लोगों की धार्मिक क्रियाविधि और रीति रिवाज के महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। सन 396 में उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के बिशप थे सेंट अगस्टीन। तत्कालीन समय में वो एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उनकी चर्चा थी। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्च स्थान था। भिन्न भिन्न धार्मिक समूहों के बीच की सीमाएं
चौथी शताब्दी में उतनी कठोर नहीं थी और उतनी गहरी भी नहीं थी जितना वो आगे चलकर हो गई। और ऐसा विषकों जो विषक थे उनके प्रभाव और प्रयास के वजह से हुआ। बिशपों ने धार्मिक विश्वास और ईसाइयत का पाठ अपने अनुयायियों को बेहद कठोरता से पढ़ाया, जिससे धीरे धीरे ईसाइयत का प्रचार आगे बढ़ता गया और परवान चढ़ता गया। अब हम पढ़ेंगे पूर्व एवं पश्चिम में सामाजिक व्यवस्था। इसे हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि पूर्व और पश्चिम जो मुख्य धड़े थे इस साम्राज्य के, उनमें कुछ विभिन्नताएं, बड़े स्तर की विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं। साम्राज्य के पूर्वी भागों में अपेक्षाकृत अधिक खुशहाली थी, यानी पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक खुशहाल था। हालांकि प्लेग जैसी महामारी के कारण 540 के दशक में संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हुआ था, फिर भी पूर्वी भाग अधिक संपन्न और खुशहाल था। इसके विपरीत जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित था, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूहों ने सभी बड़े प्रांतों पर लगभग कब्जा कर लिया था, इसलिए ये कमजोर और विखंडित हो गया था। अब हम अंतिम बिंदु की बात करते हैं जिसने इस महान साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, और वो था इस्लाम का उदय। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के रूप में हम जानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, उसके बाद उनकी विभिन्न गतिविधियों से, धार्मिक प्रचार से इस्लाम का फैलाव, उसका विस्तार, और 442 ईस्वी तक, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के लगभग 10 साल बाद इस्लाम धर्म इतना मजबूती से उभर कर सामने आया कि पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद रोमन साम्राज्य के हाथों से निकलकर अरबों के वर्चस्व में आ गए। इस तरह रोमन साम्राज्य, जिसने कई सदियों तक एक महान साम्राज्य के रूप में राज्य किया, उसका अंत हो गया। इसी के साथ आपके इस अध्याय का भी अंत हो गया। कई लेक्चर के बाद यह अध्याय समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपने सारे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा होगा और आपको इस महत्वपूर्ण लेसन के सभी तथ्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के नए वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।